नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चैनपुर में संचालित केंद्रीय विद्यालय में हैं और हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल मानिक कुमार हैं और आज हम इनसे बात करेंगे और आपको बताएँगे केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हुई वो हर जानकारियाँ जो आपको जानना चाहिए और केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है, केंद्रीय विद्यालय का जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षण पद्धति है और उसके अलावे जो अ, ये जो अभी चैनपुर में संचालित बिल्डिंग है, तो इस न्यूनतम संसाधन में कैसे बेहतर सब कुछ हो पा रहा है और आने वाले भविष्य में ये विद्यालय कहाँ संचालित होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल मानिक कुमार हैं। स्वागत है सर आपका कैपिटल न्यूज़ में। धन्यवाद। और मेरा सबसे पहला सवाल, चूँकि जी, नया साल है, जनवरी के बाद अब फरवरी से एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो जाता है, हुँ। प्रारंभ हो जाता है, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की क्या प्रक्रिया है, ताकि पलामू के जो अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं, तो उन्हें जानकारी मिल सके और सहूलियत हो सके? देखिए केंद्रीय विद्यालय में जो नामांकन प्रक्रिया है वो जनरली फरवरी में स्टार्ट हो जाता है और ये पूरी जो प्रक्रिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के द्वारा संचालित होती है। हुँ, फरवरी के महीने में जैसे इस साल भी फरवरी के महीने में नोटिफ़िकेशन जारी हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के द्वारा। हुँ, वो देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय हैं, उनके लिए कॉमन होता है और वो जो एडमिशन गाइडलाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग सारे केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होता है। जहाँ कहीं भी क्लास 1 से स्टार्ट हो रही है केंद्रीय विद्यालय में, जैसे कि हमारे यहाँ क्लास 1 ही पहला क्लास है, हुँ, तो हमारे यहाँ नामांकन जो है ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा क्लास 1 में होगा। कई केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ की एनईपी को इम्प्लीमेंट करते हुए बाल वाटिका 1, 2, 3 इम्प्लीमेंट हो चुका है हुँ, और ये प्री एजुकेशन है, क्लास 1 के पहले की क्लासेस हैं, जैसे पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता था, इसी के हुँ, तर्ज पे अभी हम लोग इसको बाल वाटिका 1, 2 और 3 बोलते हैं। हुँ, तो इसमें नामांकन की प्रक्रिया चलती है। जैसे ही गाइडलाइन आ जाता है, गाइडलाइन में वो डेट्स वगैरह मेंशन होते हैं कि आपको आवेदन कब कब से कब तक करना है, ऑनलाइन लॉटरी कब होगी, लिस्ट कब पब्लिश होगी और कब से नामांकन प्रारंभ होगा। ऑनलाइन लॉटरी के बारे में जी, हम जी। समझना चाहेंगे, क्या होता है? देखिए ऑनलाइन लॉटरी क्या होता है कि संगठन एक वेबसाइट उन्होंने बनाया है एक वेबसाइट और वो लिंक हमें देती है हुँ, और ये वेबसाइट का लिंक हम लोग पेरेंट्स को देते हैं, हुँ, है ना? इसका बहुत हम लोग प्रचार-प्रसार करते हैं, हम अखबार में भी नोटिफ़िकेशन देते हैं, नोटिस बोर्ड पे भी लगाते हैं और हम लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं कि पेरेंट्स अवेयर हो पाएँ कि ये नामांकन प्रोसेस किस तरह से होगा हुँ, और किस तरह से एडमिशन होंगे, कौन-सा वेबसाइट है जिसके द्वारा वो एडमिशन कर सकते हैं। वो इनका ऐप भी अवेलेबल है, मैं आपको हुँ, बता दूँ, ऐप को डाउनलोड भी किया जा सकता है। ओला इसको बोलते हैं, ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन इस नाम है इसका ओला का। हुँ, इसको डाउनलोड करके आप मोबाइल से भी एडमिशन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं या फिर तो आप वेबसाइट खोल कर के कर सकते हैं। तो ये उसका डेट होता है जैसे 15 से 20 दिन दिया जाता है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन हुँ, आवेदन जब हम करते हैं, तो उसमें बच्चे का सारा ब्यौरा भरना पड़ता है, कास्ट कैटेगरी भरना पड़ता है, सर्विस कैटेगरी भरना पड़ता है और इसी के आधार पर एडमिशन होता है। जब ऑनलाइन फॉर्म भर लिया जाता है निश्चित तिथि तक, उसके बाद एक डेट निश्चित किया जाता है जिस दिन की लॉटरी होती है, ऑनलाइन लॉटरी। उसमें उस वेबसाइट पर हम लोग लॉगिन करते हैं विद्यालय के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके द्वारा, आईडी पासवर्ड के द्वारा और उसके बाद हमें वहाँ पे बटन्स दिए जाते हैं हुँ, कि आप लॉटरी के लिए इस बटन पे क्लिक करें। हुँ, तो सबसे पहले जो बटन पे क्लिक करते हैं वो आरटी के लिए हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं और आरटी का मतलब होता है राइट राइट टू टू एजुकेशन, एजुकेशन। है ना? इसके हुँ, तहत जिस भी कक्षा में एडमिशन हो रहा है उसमें 25% सीट सुरक्षित रहता है। जो हमारे कमज़ोर तबके के बच्चे हैं हुँ, उनके लिए जैसे जो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल के बच्चे आते हैं, हुँ, उनको शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले लॉटरी इनके लिए आयोजित की जाती है। हुँ, तो जैसे मान लीजिए जाए हमारे यहाँ क्लास 1 में 40 सीट है, तो 25% का मतलब हो गया कि 10 10 सीट, बच्चे। हाँ, 10 बच्चों के लिए लिस्ट जनरेट होगी। जैसे उस बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले रैंडमली 10 बच्चों का लिस्ट आ जाएगा। हुँ, उन 10 ब वो 10 बच्चे रैंडमली चुने जाते हैं, वो हम पेरेंट को दिखाते हैं। हुँ, ऑनलाइन लॉटरी के पहले हम लोग अपने चेयरमैन सर जो हमारे यहाँ हमारे उपायुक्त महोदय हैं, हमारे यहाँ चेयरमैन, उनको हम लेटर देते हैं, पेरेंट को बुलाते हैं। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है कि एक कमिटी बनती है, उनके सामने हम लोग ऑनलाइन लॉटरी करते हैं और किसी भी पेरेंट के लिए वो खुला होता है। कोई भी पेरेंट हमारे विद्यालय कैंपस में आ सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं, वो हुँ, बिल्कुल हुँ। ट्रांसपेरेंट वे में पारदर्शी होता है। तरीके से हाँ, होगा। बिल्कुल, हर विद्यालय में वो पारदर्शी तरीके से होता है।
तो उन्हीं चेयरमैन के सामने बाकी जो और अभिभावकगण होते हैं, उनके सामने हम लोग सबसे पहले आरटी के लिए लॉटरी करते हैं। बाकी जो 30 सीटें बच जाती हैं, उस 30 सीट पर सबसे पहले हम लोग कैटेगरी 1 पैरेंट को एडमिशन देते हैं। कैटेगरी 1 का मतलब हो गया वैसे पैरेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ठीक है? जैसे रेलवे के हो गए पैरेंट, है ना? वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी तरह के। तो जितने भी पैरेंट आवेदन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं, उनकी लिस्ट हम लोग इसके बाद जनरेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनको एडमिशन देते हैं चूँकि सेंट्रल स्कूल है। इसके बाद गाइडलाइन कहता है कि कैटेगरी 2 के पैरेंट, कैटेगरी 2 में बच्चे वैसे बच्चे आ जाते हैं, वैसे पैरेंट के बच्चे आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है पर ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। मतलब जिनका शेयर 50% से अबव है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, वो भी आपका ऑटोनोमस बॉडी में आता है कैटेगरी 2 में। बैंक जो है आपका, वो भी आपका कैटेगरी 2 में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो है पर ऑटोनोमस बॉडी है, उन बच्चों की लिस्ट हम तैयार करते हैं। फिर कैटेगरी 3 आता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो पेरेंट होते हैं, उनके बच्चे का नाम आता है। फिर कैटेगरी 4 आता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी जो होते हैं, उनके पेरेंट होते हैं। और इन चारों को छोड़ दिया जाए या यूँ कहें कि सरकारी नौकरी वालों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे बच्चे कैटेगरी 5 के कहलाते हैं। इस तरह से हम लोग पाँचों तो कैटेगरी का लिस्ट कैटेगरी निकालते 5 हैं। में कितना परसेंटेज होता है? नहीं, 40 मैं छात्र आपको में? बता रहा हूँ इसके लिए कि अब हमारे पास 30 ही सीट हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कैटेगरी 1 के ही 30 से अधिक पेरेंट हैं, तो फिर हम कैटेगरी 2 में नहीं नहीं जाएँगे। जाएँगे। लेकिन जनरली केंद्रीय विद्यालय पलामू में मैंने देखा है पिछले 2 साल से, मैं यहाँ 2 साल से कार्यरत हूँ, कि यहाँ जो है कैटेगरी 1 के पेरेंट कम होते हैं, 5-7 ही होते हैं। तो उनका लिस्ट हो जाता है। फिर बच के मान लें 5 पेरेंट हैं, तो अब बच गए 25 सीट, क्योंकि 10 सीट तो हम आरटी के लिए दे चुके हैं। तो आप कैटेगरी 2 में जाएँगे हम, उसके भी कम पेरेंट होते हैं, उसके भी 4-5 पेरेंट ही होते हैं, उनका भी निकल गया। फिर 21 सीट बचा, तो अब हम कैटेगरी 3 में जाएँगे, उसमें 12-13 पेरेंट होते हैं। फिर कैटेगरी 4 में जाएँगे, 1-2 होते हैं, तो तब हम 5 तक जाएँगे। तो गाइडलाइन हमारा यही कहता है कि आप सबसे पहले आरटी के बच्चों को एडमिशन दीजिए, फिर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अच्छा, एक बात और है इसमें, जैसे आप आरटी और कैटेगरी 1 और 2 को एडमिशन दे देते हैं, इसके बाद वो कहती हैं कि अब आप देखिए कि एससी को 15% रिजर्वेशन देना है, एसटी के जो बच्चे हैं उनको 7.5% देना है, और जो विकलांग कोटे के बच्चे होते हैं उनको 3% का हम लोग रिजर्वेशन देते हैं। तो तरीका क्या है कि जब हम आरटी का एडमिशन दे दिया हमने कैटेगरी 1 का लिस्ट निकाल दिया, 2 का निकाल दिया, अब हम रुकेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा 15% एससी का कैंडिडेट इसमें आया कि नहीं, 7.5% एसटी के आए कि नहीं, बीपीएल के 3% आए कि नहीं, सॉरी डीए के, डिफरेंटली एबल्ड के 3% आए कि नहीं। अगर नहीं आए हैं, तो अभी हम 3 में नहीं जाएँगे, 4 में नहीं जाएँगे, 5 में नहीं जाएँगे। हम सबसे पहले इनको 15%, 7.5% और 3% का कोटा फुल करेंगे। मान लीजिए 15% का मतलब हो गया आपका कि 6 बच्चे एससी के होने चाहिए, और हमने आरटी का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जब लिस्ट निकाला, तो इसमें 4 ही बच्चे हैं, 6 बच्चे अभी एससी के नहीं हुए। नहीं हुए। तो अब हम कैटेगरी 3 का लिस्ट नहीं निकालेंगे, अब हम एससी का, जो उनका भी लॉटरी होता है, एससी का, एसटी का भी लॉटरी होता है, हर एक वर्ग के लिए लॉटरी होता है। तो एससी में जो पहले 2 बच्चे हैं, जो ऑलरेडी एडमिटेड नहीं हैं, उनका लिस्ट निकालेंगे और सबसे पहले हम एससी का कोटा फुल करेंगे। इसी तरह से एसटी का हम चेक करेंगे कि क्या 3 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, 7.5% 3 बच्चे होंगे। अगर उसमें भी नहीं हुआ, मान लें 2 हुआ, 1 बचा हुआ है, तो एसटी की लिस्ट से हम लोग 1 बच्चे का लिस्ट निकालेंगे, उनको एडमिशन देंगे। तो आरटी का एडमिशन सबसे पहले होगा, फिर कैटेगरी 1 का होगा, फिर 2 का होगा, और इसके बाद सारा कोटा वाला फुल करना होगा हमें, एससी, एसटी और टीए का, सॉरी डीए का, यानी डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनका। तब हम लोग कैटेगरी 3, 4 और 5 में जाएँगे। तो इस तरह से ये नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है, और जब भी लिस्ट निकालते हैं, उनमें हम लोग पेरेंट को वो हम लोग पेस्ट भी करते हैं, पेरेंट को कॉल करते हैं, कई बार कॉल करते हैं। डेट के बाद भी 1 दिन ग्रेस पीरियड हम देते हैं कि आप आज भी आइए, और इसके बाद भी अगर नहीं वो आते हैं, तब हम लोग फिर जो वेटिंग लिस्ट में है, उन बच्चों का नाम फिर हम लोग निकालते हैं। इस तरह से हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं। तो आपने सुना, काफ़ी विस्तार पूर्वक इन्होंने एक-एक बारीकियों को बताया कि किस तरीके से नामांकन प्रक्रिया को पूरी की जाती है और कितनी पारदर्शिता इसमें रखी जाती है। और अभी जो हमारी जानकारी है कि 362 बच्चे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षारत हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में जब
आने वाले भविष्य या यूँ कहें कि जो 31 मार्च तक का टाइमलाइन दिया गया है कि आपको नया भवन समर्पित किया जाए, जी। तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितने क्लासरूम होंगे और कितनी संख्या बढ़ेगी, इस पर भी थोड़ा प्रकाश जी, डालें? जी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा केंद्रीय विद्यालय पलामू जुलाई 2020 में स्थापित हुआ और उसके बाद से हर ईयर जो है हमारा क्लास बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले क्लास 5 तक ये था, अब 6, 7, 8, 9 तक हो गया है और नेक्स्ट ईयर में ये 10 तक हो जाएगा। इसी बीच बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू हुई थी और हमें कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक ये पूरी हो जाएगी। हुँ, हम लोग हर महीने विज़िट करते हैं, एक कमिटी बनी हुई है और उस कमिटी के सारे सदस्य वहाँ जाते हैं, उनको देखते हैं, हम जो भी कमी होती है हम बताते हैं कि कमी है और इनका बराबर हम लोग निरीक्षण करते हैं। तो अभी जो स्थिति है वर्तमान में कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बन चुका है और फिनिशिंग का काम नहीं हुआ, कलर का काम नहीं हुआ है और जो कुछ बेसिक कार्य हैं नहीं हुए हैं। तो 31 मार्च बहुत कोशिश करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी दबाव बनाया हुआ है कि वो बन जाए, संगठन के द्वारा काफ़ी दबाव है इनके ऊपर कि बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि मार्च नहीं तो जून-जुलाई तक हमें वो बिल्डिंग ज़रूर मिल जाएगा जो कि पोखराहा में है और मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास है वो। और वो बिल्डिंग जैसे हमें मिलता है, वो चूँकि 24 क्लासरूम्स उसमें हैं। ये स्कूल प्लस 2 तक है, हुँ, 12 तक है, 1 से 12 तक और उनके 2 सेक्शन प्रपोज़्ड हैं। हुँ, तो जैसे हमें वो बिल्डिंग मिलेगी, तो फिर हमें नया सेक्शन खोलना होगा। कम से कम अप टू क्लास 5 तक हमें नया नामांकन करना होगा। अभी सेक्शन एक ही सेक्शन हमारे यहाँ चल रहा है और हर सेक्शन में 40 के लगभग बच्चे हैं। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 362 बच्चे हैं क्लास 9 तक हुँ, और जैसे हमारा नया बिल्डिंग में हम शिफ्ट हो जाएँगे हुँ। बस वैसे ही फिर से हमें लेटर मिल जाएगा और जो दूसरा सेक्शन हमें खोलने की बात है, वो कम से कम क्लास 5 तक हम लोग एडमिशन उसकी स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग नई बिल्डिंग में जाएँ, जो कि 10 एकड़ में बन रहा है, हर सुविधाओं के साथ। जी। जी, और आपके स्क्रीन पर अभी जो तस्वीर चल रही है, ये बिल्कुल न्यूनतम संसाधन में, चूँकि ये विद्यालय सरकारी विद्यालय में इसको चलाया जा रहा है, तो यहाँ क्रिएटिविटी है मानिक कुमार की, जिन्होंने किचन गार्डन की स्थापना की है और आप देख रहे हैं कि बेहद कम खर्च में यहाँ कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की गई है, जिसकी चर्चा पूरे जिले भर में हुई कि आखिरकार इतने कम बजट में कैसे इसे तैयार किया गया। एक और सवाल हम प्रिंसिपल सर आपसे पूछना चाहेंगे। आपने बताया कि जो 25% छात्रों को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया जाता है, जो एनईपी के तहत होते हैं, तो उनका जो शिक्षण शुल्क है, वो तो बिल्कुल निःशुल्क रहता होगा। जी, लेकिन बाकी जो 75% बच्चे आते हैं, उनका अ, फ़ी की अगर हम बात करें, तो क्या होता है? जी, जी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि आरटी के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो एडमिशन हमारे यहाँ होता है 25% बच्चों का, उनका निःशुल्क मतलब फ़ी लगता ही नहीं है और क्लास 8 तक एक भी किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ठीक है? लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनका फ़ी है बहुत ही नॉमिनल बहुत ही कम है और वो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग लेते हैं, हर महीने नहीं लिया जाता है फ़ी, हुँ, वो क्वार्टरली बेसिस यानी 3 महीने का एक बार में लिया जाता है। हुँ, और क्लास 1 में जो बच्चे का एडमिशन होता है तो उनके लिए 500 मंथली है मतलब आप 3 महीने पे 1500 फ़ी 1500 देते हैं। तो ये ऑनलाइन तरीके से ये 1500 फ़ी लिया जाता है, इसका भी एक वेबसाइट बना हुआ, बच्चे अपने आईडी डालते हैं और कहीं भी बैठे-बैठे वो इसको पेड कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड से। ऐप भी बना हुआ है, उससे भी पेड कर सकते हैं। किसी भी संसाधन से इसको ऑनलाइन पे किया जा सकता है, ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, बैंक में भी जा कर के इसको जमा किया जा सकता है। तो क्लास 5 तक ₹1500 क्वार्टरली यानी हुँ, 3 महीने का फ़ी मात्र 1500 है और फिर ये फ़ी थोड़ा बढ़ता है 6 टू 8 ये 1800 हो जाता है। 9-10 में जाकर के फिर थोड़ा-सा ये फ़ी बढ़ता है ना? हुँ, और फिर 11-12th में 3000 के आस-पास ये फ़ी हो जाता है। हुँ, तो फ़ी की प्रक्रिया यही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हुँ, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं, है हुँ, ना? उनको जो है ट्यूशन फ़ी नहीं लगता है। हमारे यहाँ 2 तरह के फ़ी लिए जाते हैं, एक विद्यालय विकास निधि जिसको वीवीएन बोलते हैं, एक हुँ, ट्यूशन फ़ी बोलते हैं। तो गर्ल्स स्टूडेंट को ट्यूशन फ़ी नहीं लिया जाता है, उनका उनका केवल विद्यालय विकास निधि लिया जाता है हुँ, और आरटी के बच्चे से किसी भी तरह का कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। इस तरह के कई कंसेशन हैं जो विभिन्न वर्ग के लोगों को मिलता है, जैसे एससी, एसटी के बच्चों को भी इस तरह की छूट प्राप्त होती है। जी। जी, आपने सुना और पूरी जानकारी मानिक कुमार ने दी है। एडमिशन की प्रक्रिया से लेकर जो फ़ी का स्ट्रक्चर है, वो भी इन्होंने बताया है और पलामू में ये विद्यालय 2020 से संचालित है और आने वाले भविष्य में जैसा कि सर ने बताया कि जून-जुलाई तक ये उम्मीद है कि पोखराहा में जो नया 10 एकड़ में 24 क्लासरूम का केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है, वहाँ
इसे संचालित किया जाएगा और तब छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इसी तरीके से पलामू की गतिविधियों से आप अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।